Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में अगर हम एक प्रोग्राम लिखें तो उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि सी लैंग्वेज है क्या, इस लैंग्वेज को किसने बनाया, और फिर हमने रिजर्व वर्ड्स के बारे में भी पढ़ा था कि सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को देखेंगे। हम ये सीखेंगे कि सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज है, इसी तरीके से जावा है, सी शार्प है, पाइथन है। हर लैंग्वेज का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो अपना अपना स्ट्रक्चर है, यानी कि उन लैंग्वेजेस को जिन्होंने बनाया उन्होंने डिफ़ाइन किया कि इस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। अगर एक प्रोग्राम लिखना है, मिसाल के तौर पे हम प्रोग्राम लिखते हैं कि हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 2, 4, 3 एंड 1। हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है। तो हम अगर सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे इनको प्लस करने के लिए, तो वो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली होगा। और अगर यही काम अगर हम किसी और लैंग्वेज में करेंगे, सी शार्प में करेंगे या हम जावा के अंदर करेंगे, तो उसका जो प्रोग्राम है वो अकॉर्डिंग टू जावा लैंग्वेज होगा। और यही काम अगर हम पाइथन के अंदर करते हैं तो इस प्रोग्राम को करने के लिए पाइथन जो लैंग्वेज है उसके प्रोग्राम का एक अपना स्ट्रक्चर होगा। सो वी कैन से कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ रिकॉल करवाना चाहूँगा आपको याद होगा कि आपने 9th क्लास में एक लास्ट चैप्टर पढ़ा था वेबसाइट से रेलिवेंट, जिसमें हम वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखते थे, जिसमें हम ये देखते थे कि हमने अगर अपना एक वेब पेज बनाना है तो वो वेब पेज किस तरीके से बनेगा। हमने उसमें लैंग्वेज पढ़ी थी, उस लैंग्वेज का नेम था HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होता था कि जो वेब पेज है उसका एक स्ट्रक्चर था अपना, यानी कि HTML को यूज़ करते हुए जब हम वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट का एक पेज बनाते हैं, तो उसका भी एक अपना स्ट्रक्चर था। बिल्कुल उसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखने का एक स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा पहला लेक्चर है कि जिसमें हम बाकायदा तौर पर सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। अब से ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स होंगे, हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, हम सीख रहे होंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स कैसे करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर अगर कोई वैल्यू हमने आउटपुट लेनी है तो हमने किस तरीके से वो वैल्यू की आउटपुट लेनी है अपनी स्क्रीन के ऊपर, और सी लैंग्वेज में अगर हमने कोई वैल्यू यूज़र से लेनी है तो वो वैल्यू किस तरीके से लेनी है। ये सब कुछ हम अपने जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में, या जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं हमारे, उनमें सीखेंगे और डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोग्राम के 3 पार्ट हमारे पास होते हैं। सबसे पहला पार्ट है लिंक सेक्शन, या जिसको हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं, या इसको लिंक सेक्शन कहते हैं, या हम इसको हेडर सेक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिंक सेक्शन क्या होता है या फिर हेडर सेक्शन क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लिंक सेक्शन में हम क्या करते हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया कि वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया, या हमने यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट ली कि यूज़र हमें वैल्यू खुद इनपुट दे। तो होता क्या है कि लिंक सेक्शन के अंदर हम सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर से कुछ फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन करनी हो, यानी कि अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी हो जिसमें मैथ के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम हेडर के अंदर यानी कि
हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर हेडर है, सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है हेडर है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, मेन का फंक्शन है, और फिर मेन फंक्शन की क्या है हमारे पास, बॉडी है। सो अभी हम देखते हैं कि हेडर के अंदर हम फाइल को किस तरीके से इंक्लूड करते हैं, मेन का फंक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, और फिर ये भी देखते हैं कि ये जो हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं, ये पैरेंथेसिस हमने लगाई हैं, ये हम क्यों लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना आईडी जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जो कोड ब्लॉक्स जो हमने, आपको याद होगा कि हमने उसको इंस्टॉल किया था, हम सबसे पहले उसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद एक नई फाइल बनाते हैं, या हम एक एम्प्टी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हमारे पास होती हैं कि या हम एक नई फाइल बनाते हैं या हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, और उस एम्प्टी फाइल को हम सेव कर लेते हैं किसी नेम से। फाइल को क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हेडर के सेक्शन में फाइल को इंक्लूड करवाते हैं, फाइल को इंक्लूड करवाते हैं। लेट्स सपोज अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा हेडर का सेक्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन का सेक्शन है, और ये हमारी मेन फंक्शन की बॉडी है। अब हम इसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे, और ये जो मेन फंक्शन की हमारी बॉडी है हम इसको भी समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले तो हेडर में हम क्या करते हैं, फाइल को इंक्लूड करते हैं। जब फाइल को इंक्लूड करना है तो उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, सबसे पहले आपने ये जो सिंबल है हैश का, फाइल को इंक्लूड करते वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने लिखना है इंक्लूड, और फिर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और इस एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, इस एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने फाइल का नेम लिखना है, फाइल का नेम लिखना है। फाइल का नेम क्या है, ये फाइल का नेम है। सो जो हमारा सिंटैक्स बनता है वो क्या बनता है कि इन हैश, ये वाला साइन हैश का, फिर इंक्लूड का कीवर्ड हम लिखते हैं, और फिर फाइल का नेम लिखते हैं। सो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पहले नंबर पे ये साइन है, दूसरे नंबर पे इंक्लूड का कीवर्ड है हमारे पास, और तीसरे नंबर पे हमारे पास फाइल का नेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फाइल का नेम किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, stdio.h, यानी कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लेनी होती है, कि हम स्टैंडर्ड इनपुट ले रहे हैं या स्टैंडर्ड आउटपुट हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम stdio.h फाइल का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि ये फाइल होती कहाँ पे है और इसको यहाँ पर लेके आने का हमें फ़ायदा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लैंग्वेज की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरीज के बारे में बात की थी कि हमने डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फाइल्स बनाकर उनकी फंक्शनैलिटी लिखकर हमने अपने लाइब्रेरी के अंदर स्टोर की होती है, कि लाइब्रेरी के अंदर उसको बनाया होता है। और ये कौन लिखता है, कौन बनाता है, ये वो लोग लिखते हैं, वो लोग बनाते हैं जिन्होंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया होता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया होता है। सो क्या होता है कि जब हम इस फाइल को अपने हेडर के अंदर इंक्लूड करते हैं तो ये फाइल हेल्प करती है हमारी, किस चीज़ में हेल्प करती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रेलिवेंट फंक्शन यूज़ करने हैं, तो क्या करेंगे, वो फंक्शन तब चलेंगे जब हमने ये फाइल इंक्लूड की होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इस फाइल के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस फाइल के अलावा और कौन सी फाइल्स होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल के अलावा हमारे पास जैसे कि stdio.h, ये फाइल हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, और इसी तरीके से conio.h, ये जो कंसोल होता है हमारा, उसकी इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग फाइल है हमारी जो कि मैथ, ये जो दोनों फाइलें हैं ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती हैं, और ये जो math.h फाइल है ये किस लिए यूज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि आप अपना एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंदर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह की हो सकती हैं, हम एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं 2, 5,
6, 7, 8 और हमने क्या करना है, हमने इनका सम निकालना है। सम जो है वो कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद हमने इसकी क्या निकालनी है, एवरेज। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने दो वैल्यूज यूजर से ली, एक वैल्यू ए है और एक वैल्यू बी है। वैल्यू ए हमारे पास आ जाती है 4 और वैल्यू बी आ जाती है 5। हम कहते हैं कि ए की पावर है बी और इसको कैलकुलेट करें, यानी कि 4 की पावर है 5 और इसको कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने हेडर के अंदर ये वाली फाइल भी इंक्लूड करेंगे और math.h की फाइल भी इंक्लूड करेंगे। सो math.h की फाइल क्या करेगी, math.h की फाइल हमारी हेल्प करेगी एक सी प्रोग्राम के अंदर मैथ के फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि जो मैथ की जो कैलकुलेशंस हैं उनको हासिल करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि वहाँ अपनी आउटपुट जो है वो लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम math.h का यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास जो इन फाइल है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं वो क्या है, ctype.h, यानी कि करेक्टर डाटा टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हैंडल करने के लिए यानी कि करेक्टर हैंडलिंग फंक्शन जो है इनको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और एक और फाइल हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर मोस्टली इस फाइल को यूज़ करेंगे, इस फाइल को यूज़ करेंगे, और कुछ प्रोग्राम जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी हम इस फाइल को भी उसमें इस्तेमाल करेंगे। और फिर एक फाइल है जिसका नेम है time.h, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो डेट और टाइम से रेलिवेंट है। जब हमने कुछ अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसी लॉजिक बनानी है या ऐसा कोड लिखना है या ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है जिसमें डेट और टाइम इंक्लूड होंगे, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इस फाइल को इस्तेमाल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने हेडर को समझ लिया है कि हेडर क्या होता है। हेडर के अंदर हम फाइल इंक्लूड करते हैं, वो किस लिए, यानी कि जो फाइल हमें चाहिए होती है हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, और नॉर्मल प्रोग्राम्स के अंदर हम ये वाली फाइल इंक्लूड करते हैं। फिर आता है हमारा मेन का फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन का फंक्शन क्या होता है। मेन के फंक्शन का नेम सिंपली मेन होता है इस तरीके से, और इसके पीछे हम लिखते हैं void या फिर हम int भी लिखते हैं, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पर void लिखते हैं। क्यों? आप फंक्शंस के चैप्टर में इस चीज़ को डिटेल से सीखेंगे कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं ये हमें वैल्यू रिटर्न भी करते हैं, बट मेन के फंक्शन से हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती। सो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम void लिख लेते हैं, यानी कि हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। और अगर मेन के फंक्शन में हमें कोई वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ जाए इन केस, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम int यहाँ पर int लिख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन का फंक्शन है। मेन के फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, हमने void का कीवर्ड लिखना है और यहाँ पर मेन लिखना है। और ये क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि डिफाइंड फंक्शन है पहले से सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। और जब भी सी लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो सबसे पहले कहाँ से होती है, स्टार्ट, वो आपके मेन फंक्शन की बॉडी से स्टार्ट होती है। यानी कि सबसे पहले जो चीज़ या जो पार्ट आप कह लें कि जो एग्जीक्यूट होता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, वो होता है मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन में फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ किया है प्रिंट एफ का। और प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पे प्रिंट एफ हो सकता है, स्कैन एफ हो सकता है, और डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फंक्शन यूज़र डिफाइंड भी होते हैं, यूज़र खुद भी फंक्शन को डिफाइन करता है। ये हम फंक्शंस के चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो यही है कि आपके पास एक लिंक सेक्शन होता है जिसमें आपने हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, और फिर आपके पास मेन सेक्शन होता है। मेन सेक्शन में हम क्या करते हैं कि मेन सेक्शन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से मेन का फंक्शन लिखते हैं और इन ब्रैकेट्स में हम अपना कोड जो है वो लिख देते हैं। यानी कि ये जो ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगी और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगी। जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से क्लोज होगी। आप इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर भी क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप इनकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग नहीं करेंगे तो प्रोग्राम आपको एरर देगा। अगर आप ये जो स्पेलिंग है मेन के, अगर बाय मिस्टेक अगर आप इनको गलत लिख देंगे तो प्रोग्राम आपको एरर दे देगा। और अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखते तो फिर भी प्रोग्राम आपको एरर दे देगा। और अगर आप ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, अगर आप यहाँ पे बाय मिस्टेक सिर्फ एक लिख देते हैं, दूसरी राउंड ब्रैकेट नहीं डालते,
फिर भी प्रोग्राम आपको एरर दे देगा। वो क्यों? प्रोग्राम आपको इसलिए एरर देगा क्योंकि जो स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में जो चीज़ें, जो स्ट्रक्चर जो डिफाइंड किया गया है, अगर हमने उसको फॉलो ना किया तो हमारा प्रोग्राम सही नहीं चलेगा और हमारा प्रोग्राम हमें एरर देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सी लैंग्वेज के एरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने गूगल पे सर्च करना है और अपनी बुक से भी आपने पढ़ना है कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स क्या होते हैं या फिर सी लैंग्वेज में एरर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।